स्त्री एवं प्रसूति तंत्र के अंदर ये जो आपका सीरीज चलेगा ये प्रसूति तंत्र के लिए है, ठीक है। स्त्री तंत्र जो है आपका स्त्री रोग के लिए, यानी कि आपका जो पहला पेपर होता है स्त्री का, दूसरा पेपर आपका प्रसूति का होता है, ठीक है ना। तो ये फोल्डर में सिर्फ प्रसूति तंत्र के वीडियोज आपको मिलेंगे, स्त्री रोग की फोल्डर अलग है, उसके सारे चैप्टर्स वहीं आपको मिल जाएंगे। तो प्रसूति तंत्र के अंदर पहला हम लोग का जो चैप्टर है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तरह से इंट्रो टाइप का है, उस चैप्टर का नाम ही है स्त्री एवं प्रसूति परिचय। तो इसके अंदर कुछ परिचय देगा, यानी कि आपको क्या देगा, इंट्रो देगा कुछ चीज़ों का, वो समझेंगे। फिर आगे चल के धीरे धीरे अलग अलग चैप्टर्स के जो भी चीज़ें हैं, खासकर जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है या पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। तो समझते हैं प्रसूति तंत्र के अंदर जो हमारा चैप्टर 1 है उसमें क्या क्या बताया गया है। तो सबसे पहले वहाँ पे आपको एक चीज़ जाननी है, वो है स्त्री शब्द की निरुक्ति जाननी है आपको, ठीक है। निरुक्ति इंपॉर्टेंट होता है, आयुर्वेद के स्टूडेंट अब तक तो जान ही गए, तो निरुक्ति आपको जानना है। दूसरा जो हम लोग को चीज़ जानना है वो है स्त्री शब्द के सिनोनिम्स, यानी कि पर्याय, ठीक है, ये जानना है आपको। उसके बाद तीसरा, आपने स्त्री की निरुक्ति तो जान ली, तो प्रसूति हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रसूति तंत्र जो है उसका डेफिनेशन कहिए, ठीक है, या फिर आप कहिए निरुक्ति, दोनों में से जो समझिए, ठीक है, वो हम लोग को देखना है। ये 3 चीज़ देखेंगे फिर आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले स्त्री शब्द की निरुक्ति की बात करें तो ये आपको बना है, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो स्त्री शब्द की बात करते हैं तो ये आपको बना है सत्यय धातु से, ठीक है। सत्यय धातु है आपका, ठीक है। इसमें कौन सा प्रत्यय लगता है, ठीक है, तो 2 हैं, एक तो ड्रट है प्रत्यय लगेगा और लगेगा इंगे प्रत्यय, ठीक है, ये प है, ठीक है, ये 2 प्रत्यय हैं। इनके लगने से सत्यय धातु में स्त्री शब्द बनता है, स्त्री शब्द की निरुक्ति होती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ बातें हैं जो जाननी है, वो क्या है, 1-2 लाइन सिंपल अगर आपको बोलना हो तो आप ये कह सकते हैं कि जो शुक्र एवं शोणित, ठीक है, का संचय करे वही क्या है, स्त्री है। जो शुक्र एवं शोणित का संचय करे वही स्त्री है। दूसरा आप कह सकते हैं जिसमें गर्भ का आधान हो या जो गर्भ को धारण करे उसको स्त्री कहते हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं जिसमें गर्भ का क्या हो, आधान हो, ठीक है, या क्या करे, धारण करे, ठीक है। गर्भ का आधान हो या गर्भ को धारण करे वही क्या है, स्त्री है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, स्त्री की बात हो रही है, ठीक है। जो गर्भ है उसको धारण करने वाली या आधान करने वाली को ही स्त्री कहते हैं। ये सारी बातें हो गई स्त्री टर्म से रिलेटेड। तो अब बात करते हैं स्त्री के पर्याय का, ठीक है। स्त्री के बहुत सारे पर्याय आपको पहले से पता होंगे, तो उनमें से कुछ कॉमन है कुछ कॉमन नहीं है। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या आपको सिनोनिम्स याद हो सकते हैं। तो सिनोनिम्स की बात करें तो एक होता है योषित, जो कॉमन नहीं है, हो सकता है नहीं जानते हो। उसके अलावा आप अबला जानते होंगे, जो कॉमन है, मैं एक तरफ लिख रहा हूँ, ठीक है। नाड़ी आप पहले से जानते हैं, वधू आप जानते हैं, ठीक है। उसके अलावा महिला, ये सब कॉमन है, ये आप जानते हैं। योषित जान लीजिए, योषित से ही योषा बना है, योषा जान लीजिए, ठीक है। उसके अलावा वामा, ठीक है, ये जान सकते हैं। वनिता ये जान सकते हैं। उसके अलावा कुछ और भी है, सीमंतनी, ठीक है, ये जान सकते हैं, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत आपको जो याद है आप उस हिसाब से लिख देंगे एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सारे सिनोनिम्स आपको ध्यान रखना है, ये तो कॉमन है, ये तो याद रहेंगे, एक तो इधर से याद रहे, मिक्स करके आपको लिख देना है। उसके बाद बात करते हैं प्रसूति तंत्र के बारे में। प्रसूति तंत्र क्या है,
तो आप कह सकते हैं कि वह शास्त्र जिसमें संतान उत्पत्ति हेतु गर्भ गर्भिणी एवं प्रसव के संबंधित नियमों के साथ साथ प्रसव क्रिया एवं प्रसूता का विस्तृत विवेचन हो, उसी को प्रसूति तंत्र कहते हैं। आप चाहे तो इसका श्लोक याद करेंगे, चाहे क्या याद करना ही चाहिए आपको। प्रसूयते इति तत्पर्याय प्रसव इत्यमड़ प्रधाने सिद्धांते सूत्रवाय परिच्छेद्यो उच्च तंत्र शब्द। ठीक है, ये प्रसूति तंत्र की निरुक्ति है एक्चुअल में। ठीक है, पर आपको हिंदी में याद रखना है कि वह शास्त्र जिसमें संतान उत्पत्ति हेतु गर्भ गर्भिणी एवं प्रसव से संबंधित नियमों के साथ साथ प्रसव क्रिया एवं प्रसूता का विस्तृत विवेचन हो, उसे ही प्रसूति तंत्र कहते हैं। एज इट इज इसी लैंग्वेज में आपको लिखनी है। ठीक है, इसके अलावा प्रसूति तंत्र आपको पता है 2 टर्म से मिलकर बना है ना, प्रसूति एवं तंत्र। तो प्रसूति जो वर्ड है वो किसके लिए, प्रसव या जनन के लिए आया है। तो इनको 2 पार्ट में आप ऐसे डिवाइड करके भी बता सकते हैं, प्रसूति प्लस तंत्र करके भी आप इसकी मतलब समझे। तंत्र मतलब क्या होता है, कोई भी विद्या या शास्त्र। ठीक है, और प्रसूति मतलब प्रसव। ठीक है ना, प्रसव से रिलेटेड या प्रजनन से रिलेटेड, है ना, इन सब के बारे में बात किया जा रहा। ठीक है, इससे रिलेटेड जो तंत्र है उसी को प्रसूति तंत्र कहते हैं। बाकी डेफिनेशन तो आपने लिख दिया। ये सब कुछ परिचय के अंदर कॉमन चीज़ें आती हैं। एक बात और है जो पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और ऐसे भी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ईयर में ही आपको बता दिया गया होगा, जो स्त्री रोग का वर्णन या प्रसूति तंत्र का वर्णन है वो अलग से हमारे कहाँ नहीं आता है। अष्टांग जो आयुर्वेद होता है ना, अष्टांग आयुर्वेद, उसके अंदर इसका वर्णन नहीं है। ठीक है, तो ये किसके अंदर आता है, कौमार भृत्य के अंदर आता है, यानी बाल रोग के अंदर ही इसका समावेश माना गया है। ठीक है, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं जो पीजी के पॉइंट ऑफ से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यूजी में तो इंपॉर्टेंट वो हर चीज़ होते हैं, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं आंसर के साथ, जैसा आपका आंसर सो। समझना हमको कि वय भेद क्या होता है। वय भेद जो है आपका, ठीक है, वय भेद से स्त्री संज्ञा, अलग अलग नाम दे रखा है आपको एज के अकॉर्डिंग, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं हाड़ित के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हाड़ित के अकॉर्डिंग समझना आपको, उन्होंने बताया है कि बाला होती है 5 वर्ष तक। ठीक है, उन्होंने बताया है मुग्धा। ठीक है, तो मुग्धा होती है, इसी 5 में आपको क्या जोड़ना है, 6 जोड़ना है, 11 वर्ष तक। ठीक है, 5 के बाद 11 याद हो जाता है धीरे धीरे, कोई टेंशन की बात नहीं है। प्रौढ़ा यानी कि युवावस्था में चली गई, तो ये आपको 20 वर्ष बोला इन्होंने। ठीक है, और प्रागल्भा, प्रागल्भा उन्होंने कहा है 33 वर्ष तक। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और यूजी में भी आप लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए थोड़ा सा यहीं पे कुछ चीज़ें हैं, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बातें की हैं। ठीक है, तो जो आपका बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था को कुछ उसमें डिवाइड किया गया है, जिसमें से पराशर स्मृति जो एक बुक है आपकी, ठीक है ना, पराशर जी की। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको कुछ यहाँ पे बातें बता रहे हैं। किन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं हम, पराशर स्मृति के अकॉर्डिंग। पराशर ऋषि थे, ठीक है, पराशर ऋषि स्मृति, इसके अकॉर्डिंग बात की जा रही है यहाँ पे। तो समझिएगा बात को थोड़ा सा, उन्होंने क्या क्या बता रखा है। उन्होंने एक्चुअल में ये जो बात हो रही है ये बाल्यावस्था के साथ साथ अलग अलग अवस्थाओं की बात हो रही है। तो बाल्यावस्था में कुछ चीज़ें आती है जिसमें आपको होता है उन्होंने बता रखा है गौड़ी। ठीक है, उन्होंने बता रखा है रोहिणी। ठीक है, और उन्होंने बता रखा है कन्या। कन्या, ये तीनों जो होता है ना, ये बाल्यावस्था का ही टाइप है। आगे चल के हम लोग देखेंगे, जब हम लोग देखेंगे कि इसका एज और किस दोष की प्रधानता कब बताई गई तब। इसके अलावा आपको यहाँ पे बताया गया रजस्वला। ठीक है, इस तरह से उन्होंने बताया है, सबका एज अलग अलग है। गौड़ी उन्होंने 8 वर्ष तक बोला है। ठीक है, रोहिणी जो है 9 वर्ष तक बोला है। कन्या 10 वर्ष तक बोला है, और 10 वर्ष के बाद उन्होंने रजस्वला माना है, आफ्टर 10। ठीक है, 10 वर्ष के बाद की बात हुई, 10 यहाँ पे। ठीक है, बाद, ये सारी बातें ऐसा करके आपको थोड़ा सा याद रखना है यहाँ पे। अब देखिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट है आपको कि रजोमती स्त्री का वय जो होता है वो कितना है। तो आपको एक कॉमन याद रखना है, वो है आपको 12 से 50 वर्ष का जो एज बोला है आपको, इसमें आपको माना है रजोमती स्त्री। ठीक है ना, रजोमती स्त्री यानी कि
यहाँ पे रज की उत्पत्ति हो गई, रज परिवर्तित होने लगा है, ठीक है, इस तरह का। और स्त्री में 12 वर्ष के पूर्व एवं 50 वर्ष की आयु के पश्चात रज स्तन्य आदि नहीं मिलते हैं, ऐसा माना गया है। किसके अकॉर्डिंग? अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग माना गया है। उसके बाद बात करते हैं गर्भधान की। गर्भधान की बात करते हैं। तो गर्भधान के लिए जो एज बताया गया है वो बताया गया है 25 वर्ष। किसका? पुरुष का, ठीक है, ये मेल के लिए, पुरुष के लिए है 25 वर्ष, और स्त्री के लिए बताया 16 वर्ष, ठीक है। कहा जाता है कि इस एज में आने पे पूरी तरह से वीर्य से परिपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है ना, तो गर्भधान हो सकता है। ये गर्भधान योग्य वय है, यानी कि एज है, ठीक है, योग्य वय यही है, 25 वर्ष मेल का और 16 वर्ष स्त्री का बताया गया। वाघभट्ट जी कहते हैं कि 16 वर्ष स्त्री और 20 वर्ष पुरुष, ठीक है ना। यही जो 25 वर्ष है इसी को 20 वर्ष किसने कहा है? वाघभट्ट जी ने कहा, ठीक है, वाघभट्ट जी ने कहा। और 25 वर्ष एक्चुअल में किसने कहा था ये बता दें आपको, ये सुश्रुत जी ने कहा है। तो सुश्रुत जी कहते हैं 25 वर्ष मेल के लिए, वाघभट्ट जी कहते हैं 20 वर्ष मेल के लिए और 16 वर्ष स्त्री के लिए, दोनों ही मानते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार 16 वर्ष के पश्चात स्त्री गर्भधान योग्य हो जाती है, वाघभट्ट जी भी मानते हैं और सुश्रुत जी भी मानते हैं। ये सब कुछ बातें हैं। इसके अलावा जो दोष की प्रधानता होती है आप जानते हैं, बाल्यावस्था में कफ की होती है, मध्यमावस्था में पित्त की होती है और वृद्धावस्था में वात की होती है, ठीक है ना। ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। पर जो बाल्यावस्था है, मध्यमावस्था है और वृद्धावस्था है, इनका भी कुछ क्लासिफिकेशन है जिसमें मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ। जो बाल्यावस्था है, ठीक है, उसमें वही सारी चीज़ें हैं, गौड़ी, रोहिणी, कन्या, मुग्धा। यहाँ तक तो मैंने आपको बताया था क्या, कन्या के बाद मुग्धा और कुमारी आप ऐड कर लीजिए। और मध्यावस्था में प्रौढ़ा, तरुणी, प्रगल्भा, अधिरूढ़ा, रजोमती, ये सारी चीज़ें बताई गई है। और बाल्यावस्था को माना गया है 0 से 11 वर्ष तक का एज, और मध्यमा जो है वो माना गया है 12 से 50 वर्ष का एज, ठीक है। और वृद्धावस्था माना है 50+ वाले को, ठीक है ना, ये वृद्धावस्था माना गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें लिखनी है। इतना ही इंट्रोडक्शन आपको पहले चैप्टर में रहता है, इन सब बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट चैप्टर की जो लेक्चर आएगी वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।